हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 से 5 दिन तक क्लासें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, 2 to 5 डेज जो है क्लासें नहीं हो पाएंगी और बच्चों के कमेंट्स आने लगे। मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत यहाँ पर नेटवर्क जो है इशू है। ठीक है, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, तो मैं इसकी वजह से आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, अभी जो क्लासें मैंने स्टार्ट की थी उसमें लाइव बच्चे आए थे, पर वॉइस तो अच्छी जा रही है, पर जो वीडियो है वीडियो लैग कर जा रहा है। ठीक है, जो वीडियो है वो लैग कर जा रहा है। तो मैं अभी यही वाला यही जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन जो हमारे हैं ये वाले सेट के आज के, मैं इसको अभी करा के आपके अपलोड थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दूंगा 15th क्वेश्चन। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ। कल या परसों से आपकी क्लासेस जो है जैसे भी एज इट इज जो है टाइम था उसी टाइम पर होगा। ठीक है, आइए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सी श्रेणी का क्रम उत्तम है। ठीक है, यानी लंबाई को मापना है, लंबाई मापने के लिए इसमें से कौन सी एक श्रेणी क्रम होगा जो सही होगा। प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों को प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना, तुलना करना। तो मैं बता दूं, लंबाई मापने के लिए जो क्रम होते हैं मैं उसको आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, लंबाई मापने क्रम जो होता है मैं उसको आपको बता दे रहा हूं। तो लंबाई मापने का सबसे पहले क्या होता है, तुलना करना। सबसे पहले तुलना करना होता है। फिर क्या होता है, अप्रमाणिक 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 मापों का उपयोग करना। फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। फिर उसके बाद प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। फिर क्या करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। यानी सबसे पहले तुलना करना, फिर अप्रमाणिक इकाई मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक इकाइयों को विकास करना। ठीक है, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। तो ये जो क्रम है, तुलना करना, अप्रमाणिक, प्रमाणिक और प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन आपको सी में दिख रहा है। तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना है। तो फर्स्ट का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम कि चौथी कक्षा के विद्यार्थी के लिए अधिगम उद्देश्य किया गया है। ठीक है, विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यानी जो स्टूडेंट है वह दशमलव की 2 संख्याएं हैं और 2 स्थान तक उसकी क्रम में रखता है और उनकी तुलना करने की योग्यता भी रखता है। यह अधिगम का उल्लेख उल्लेख करता है विषयात्मक ध्येय, प्रक्रियात्मक ध्येय या फिर सुव्यवस्थित ध्येय और सामाजिक ध्येय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इसमें से क्या होगा, विषयात्मक ध्येय। यानी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में वह गणित में क्या कर रहा है, दशमलव के 2 पॉइंट तक वह क्रम में रख पा रहा है। यानी किसी एक सब्जेक्ट में वह पर्टिकुलर महारत हासिल कर रहा है, तो उसमें न प्रक्रियात्मक ध्येय होगा, न सुव्यवस्थित ध्येय होगा और ना ही सामाजिक ध्येय होगा। उसमें कौन सा हो जाएगा, विषयात्मक ध्येय हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता होगी? द्विमुखी पटल, मोतियों की माला, बिंदु सीट और गिनतारा। सबसे पहले मैं सममित बता दूं, सिमेट्री लाइन जो होती है। ठीक है, सिमेट्री लाइंस क्या होती हैं? सिमेट्री लाइन अल्फाबेट में भी होती हैं, अल्फाबेट्स में होती हैं और न्यूमेरिक में भी होती हैं। यानी अल्फाबेट और न्यूमेरिक में दोनों में होती हैं। अल्फाबेट में जो डिजिट होते हैं 2, 5, 4, इनको बीच से काटती हैं, और जो अल्फाबेट्स होते हैं इनको भी बीच से काटती हैं। यानी जो अल्फाबेट्स होते हैं और जो न्यूमेरिक्स होती हैं उनको ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उनको 2 बराबर भागों में या फिर कितने भागों में काटती हैं। ये कौन सी होती हैं? सिमेट्री लाइंस होती हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कक्षा 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें बता दूं,
द्विमुखी पटल की बात नहीं होगी, मोतियों की माला इसमें नहीं प्रयोग किया जाता है, ना ही अबेकस होता है। इसमें होगा बिंदु शीट पेपर यानी डॉट पेपर का उपयोग किसमें किया जाता है, सममित और परावर्तन ज्यामिति संकल्पनाओं के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा थर्ड का आपका, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन देखते हैं, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली है, संख्या है। यानी कक्षा 5 के एक मैथ्स के क्लास में एक डिबेट रखा गया जिसमें ये टॉपिक रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं मित्रों को सहयोग देने में, विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, वे समस्या हल करने में जिनमें संख्याओं के अंत में शून्य हो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ का। तो मैं बता दूं विश्लेषण और संप्लेषण के लिए होता है। किसके लिए, विश्लेषण और संप्लेषण के लिए ये चीजें होती हैं कि बच्चा जो है वाद विवाद कर रहा है, मतलब वाद विवाद कैसे हो सकता है, वाद विवाद कैसे हो रहा है, वाद विवाद तब होगा, एक टॉपिक है, टॉपिक को पहले विश्लेषण यानी छोटे छोटे खंडों में उसको तोड़ेंगे, उसके बाद फिर कम्युनिकेशन करेंगे। चीजें वही हैं कि आपको पहले विश्लेषण और संप्लेषण दोनों की बच्चा क्रियाकलाप में प्रोत्साहित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन देखते हैं, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, ऑप्शन ए पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्था। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, फिफ्थ का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, मैं आपको बता दूं कि संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, यानी संख्या यानी न्यूमेरिक, और जहां भी न्यूमेरिक का बात आ जाए वहां पर कहां पर आ जाएगा, गणितीय अक्षमता यानी डिस्कैलकुलिया। ठीक है, डिसलेक्सिया पठन विकार होता है और डिस्ग्राफिया लेखन विकार होता है। ठीक है, तो हमारी न पठन विकार बोला है ना ही लेखन विकार बोला है, गणितीय संख्याओं और परिकल्पना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षार्थी होते हैं उनके व्यवहारिक उपकरण जो है बहुत महत्व होता है। क्यों, शब्दों में व्यक्ति समस्याओं को हल करने के लिए, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर 6 का आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए होगा। किसके लिए, व्यवहारिक उपकरणों एवं महत्व को। क्यों यह बहुत मदद करते हैं, क्योंकि यह मूल गणितीय की संकल्पनाओं को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, व्यक्ति समस्याओं को हल करने के लिए नहीं, मौखिक परिकलन के लिए भी नहीं, बेहद प्रदर्शन के लिए भी नहीं, तीनों आपके निगेटिव ऑप्शन थे। और पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा था आपका, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए यह क्या करता है, सबसे ज्यादा महत्व प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, यानी ओपन एंडेड प्रश्न कौन सा है, ओपन एंडेड प्रश्न कौन सा है, ओपन एंडेड प्रश्न कौन सा है। ठीक है, ओपन एंडेड बता दूं कि जिसके एक से कई आंसर हो सकते हैं, जिसके एक से कई आंसर हो सकते हैं उसको ओपन एंडेड वाले प्रश्न कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 15 इंटू 3 का मान ज्ञात कीजिए, सेकंड है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, थर्ड है कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो 7th का आंसर कौन सा होगा आपका, तो इसमें आपका जो ओपन एंडेड यानी एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। ठीक है, 15 इंटू 3 ये भी सीमित है, 15 को 3 से गुणा ये भी सीमित फिक्स है, और 3 को 15 का मान बताना है ये भी, यानी ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। 8th का क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा सेकंड के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस समस्या का कारण है। ठीक है, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव,
गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, शून्य के महत्व की समझ का अभाव। तो आपको 8th का आंसर बताना है। 8th का कौन सा ऑप्शन होगा कि हासिल वाले 2 अंकों की संख्या के जोड़ में कठिनाई आ रही है। यानी जब वो बच्चा कोई भी एडिशन कर रहा है तो जिसमें 2 अंक के हासिले लिए जाते हैं, बच्चे को उसमें कठिनाई होती है। इस समस्या का कारण क्या हो सकता है? 8th का इस समस्या का कारण क्या हो सकता है? इस समस्या का कारण हो सकता है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। यानी बच्चा जो है पुनर्समूहीकरण नहीं कर पा रहा है। यानी अगर 1 अंक का उसको दिया जा रहा है 1 + 1 या फिर 23 + 44, अगर इसको दिया जा रहा है बच्चा तो कर ले रहा है, पर जिसमें 2 हाशिए लिया जा रहा है उसको बच्चा नहीं कर पा रहा है। यानी पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव बच्चे के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 8 का आपके अंदर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 9th क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए यानी वेस्ट कैरिकुलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? मैं जब आपको थ्योरी वाली क्लास स्टार्ट किया हूं उसमें कैरिकुलम, स्टूडेंट और टीचर तीनों के बारे में मैं प्रॉपर बताऊंगा कौन कौन सा सबसे बेस्ट होना चाहिए, सबसे बेस्ट कैरिकुलम किस तरीके से होते हैं, सबसे बेस्ट टीचर किस तरीके से होते हैं और सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स किस तरीके होते हैं, मैं इसको बताऊंगा। पर ऑप्शन आप बताइए वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए? नहीं, इसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर अभी तक है। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। बिल्कुल गलत, पहले ही निगेटिव पॉइंट है। वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, ये भी नहीं। आपका पॉजिटिव आंसर कौन सा था? बी ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव हैं। ठीक है। 10th का देखते हैं आंसर। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृति को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। मैंने आपको बताया था मानसिक स्तर यानी विजुअलाइजेशन होता है। इसमें बच्चा क्या करता है? आकृतियों के सिर्फ बनावट के आधार पर पहचानता है। फर्स्ट सेकंड स्तर जो होता है उसमें बच्चा क्या करता है? एनालिसिस लेवल होता है। इसमें बच्चा उनके गुणधर्म के आधार पर पहचान लेता है। बच्चा उनके गुणधर्म के आधार पर पहचान लेता है। अनौपचारिक निगमन यानी इंडक्टिव जो मेथड होता है उसमें जो बच्चा होता है, इनफॉर्मल जो डिडक्शन होता है, बच्चा इसमें इनके बीच में रिलेशन यानी संबंध पहचानना बच्चा जान जाता है। और औपचारिक निगमन में बच्चा क्या कर जानता है? थ्योरम प्रूव करना जान जाता है। यानी फर्स्ट जो मानसिक चित्रण है, विजुअलाइजेशन है, इसमें बच्चा सिर्फ आकृतियां देख के पहचानता है। विश्लेषण स्तर में बच्चा उनके गुण धर्म या प्रॉपर्टी के अनुसार बच्चा पहचानने लगता है। अनौपचारिक निगमन में जो इनफॉर्मल डिडक्शन होता है बच्चा उसमें संबंध स्थापित करता है कि ये वर्ग की ये प्रॉपर्टी है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टियों के अनुसार उसके बीच संबंध भी स्थापित करने लगता है। औपचारिक निगमन जो होता है, फॉर्मल डिडक्शन जो होता है, बच्चा उसमें थ्योरम प्रूव करना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृति को दिखावट के अनुसार वर्णित करते हैं और वर्गीकृत करते हैं वह आपका कौन सा आंसर होगा? तो 10th का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए में, क्योंकि दिखावट के अनुसार, आकृतियों के अनुसार पहले स्तर में आता है। फर्स्ट लेवल होता है जो जीरो लेवल होता है, स्तर फर्स्ट, और जीरो जो होता है मानसिक चित्रण होता है जिसमें विजुअलाइजेशन होता है। यानी 10th का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? यानी मैथ में जो कम्युनिकेशन स्किल होता है उसका डेवलप करना होता है, वो किस में आएगा? गणितीय विचार को सुव्यवस्थित एवं संचित और स्पष्ट करना, दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। तो 11th का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, उसको बताना है। तो 11th में फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। संप्रेषण तभी हो पाएगा जब चीजें सुव्यवस्थित होंगी और स्पष्ट होंगी और संचित यानी प्रॉपर उसको संचित किया गया होगा, यानी स्टेबल चीजें होंगी। जब तक
चीजें सुव्यवस्थित नहीं होंगी, स्पष्ट नहीं होंगी, संचित नहीं होंगी, तो आप में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डन डायरेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तुरंत उत्तर बताना इससे कोई रिलेशन नहीं है, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचार का खंडन करना ये भी निगेटिव पॉइंट है। ए, बी, सी और डी तीनों नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव आंसर कौन सा था आपका? फर्स्ट, यानी 11th का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, 12th आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है, यानी बच्चा पूर्णांक भी जानता है, बच्चा भिन्न की भी कुछ संख्याएं कर लेता है, बच्चा दशमलव की भी संख्याएं कुछ कर लेता है, इन चारों आधारभूत संख्याएं संपन्न करने में समर्थ है, तो बच्चा क्या है? पर वह किस अवस्था में है? ठीक है, परिमाणात्मक अवस्था में है, या फिर डिविजिबल स्टेज में है, यानी विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, या फिर संक्रिया अवस्था में है। 12th का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बच्चा जो भी चीजें क्या कर रहा है, मैं आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप एक टैग वर्ड पकड़ो और टैग वर्ड से आप पता लगा सकते हो। आधार यानी संक्रियाएं संपन्न करता है, तो संक्रियात्मक अवस्था किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। वह परिमाणात्मक में नहीं है, विभाजनक में नहीं है, उपादान में नहीं है। बच्चा पूर्णांक भी कर ले रहा है, भिन्नों को भी कर ले रहा है, दशमलव की भी कर रहा है, यानी जो भी संक्रियाएं होती हैं, आधारभूत संक्रियाएं होती हैं, उसमें वह अव्वल है, तो वह किसमें आएगा? संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, यानी 12th का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ से है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, यानी एनसीएफ में सिफारिश की जाती है कि जो फर्स्ट 1 to 5 तक बच्चे हैं उनका जो शिक्षा होना चाहिए वह किस पर आधारित होना चाहिए, केंद्र उनका क्या होना चाहिए। ठीक है, 13th का आंसर देखेंगे हम। विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड तैयार करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उच्चतर गणितीय के लिए तैयार किया जाना चाहिए, फर्स्ट में उच्चतर की बात ही नहीं की जाएगी। गणित के लिए अमूर्त विचार, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट, आपका ये भी होगा नेगेटिव पॉइंट, आपका ये भी होगा नेगेटिव पॉइंट, ये भी होगा। एक ही बचा, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 13th का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उच्चतर की प्राथमिक बात ही नहीं होती, ना ही अमूर्त की बात होती है, ना ही अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने की कोई बात की जाती है। तो आंसर नंबर एक ही पॉजिटिव था, तो ऑप्शन 13th का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, 14th का आंसर देखते हैं हम। 14th का आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, यानी निगेटिव ऑप्शन कौन सा है? संरक्षण पॉजिटिव पॉइंट है, पंक्तिबद्ध ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, गणना ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, अंक लिखना ये निगेटिव पॉइंट है, यानी निगेटिव का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 14th का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। संरक्षण भी होता है पॉजिटिव, पंक्तिबद्ध भी होता है पॉजिटिव, और गणना भी पॉजिटिव आता है, जो मैथ में जो भी संख्याओं की समझ के लिए होता है। ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड थे। निगेटिव कौन सा था? अंक लिखना निगेटिव था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 14th का डी। तो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है, यानी निगेटिव ऑप्शन आपको देना है। गुणनखंड, गुणनफल, क्षेत्रफल। मैंने बताया था कि पॉजिटिव आपका गुणनखंड है, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना, छोटे छोटे पार्टों में उसको तोड़ के विभाजित करना। ठीक है, गुणनफल इसको भी पॉजिटिव फल है। क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना, इसको भी छोटे छोटे पार्ट में। आयतन जो 3D होता है, 3D चीजें होती हैं, जो भी आयतन होता है ये चीजें नहीं हो पाएंगी, यानी निगेटिव होता है। इससे जो संबोधित नहीं हो सकता है, यानी जो भी चीजें दी गई हैं, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। अध्यापक ने कक्षा 4 में छात्रों को 36 टाइलें दी, उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में कि कौन सी संकल्पना नहीं हो सकती? तो गुणनखंड भी हो सकता है, गुणनफल भी हो सकता है, क्षेत्रफल भी हो सकता है, पर कौन सी संक्रिया नहीं होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, आयतन की संक्रिया नहीं होगी, यानी
15th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं आपको आज के सेशन के लिए सॉरी कह रहा हूं क्योंकि आज वाईफाई फिर से इशू है, आज के नेटवर्क में इशू है क्योंकि मैं बाहर आया हूं। ठीक है, क्योंकि मैं बाहर आया हूं उसके लिए सॉरी। मैंने पहले ही बोल दिया था 2 to 5 डेज क्लासें नहीं ले पाऊंगा, पर बच्चों के कमेंट्स आने लगे इसीलिए मैं क्लास लेने आया, पर नेटवर्क इशू था। ठीक है, नेटवर्क इशू होने के नाते मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, पर मैं सब कुछ रेडी था तो मैंने सोचा आपको इसी टाइम पर रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया जाऊं। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन आज आप रिकॉर्डेड क्लास ले लीजिए। कल से जो आपकी क्लास होगी वो लाइव और बिल्कुल वाईफाई के साथ होगी, अच्छे नेटवर्क के साथ होगी। ठीक है, जय हिंद।